Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and as you know, we are here discussing the topic of Labor Law Part 2, which is provided in the syllabus of LLB Honors 6th semester. We are discussing the topic, that is, the name of the topic is the Maternity Benefit Act. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में हम लोगों ने कई सारे सेक्शंस डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं और आज हम इसके जो बचे हुए सेक्शंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं इम्पॉर्टेंट, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस एक्ट को डिस्कस कर लें पूरा और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड लास्ट क्लास हो। ओके, सो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेक्शन 20 से सेक्शन 30 तक अप्रॉक्सीमेट 10 सेक्शंस बाकी हैं, जिसमें 7-8 सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स डिस्कस दो सेक्शंस। ओके, सेक्शन 20 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्स एट्सेट्रा। रजिस्टर्स एट्सेट्रा का मतलब इसमें ये कहा गया है, एक यहाँ पर एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स और मस्टर रोल्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड है कि इनको मेंटेन करना पड़ेगा, इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि एवरी एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर करेगा हर एम्प्लॉयर और मेंटेन करेगा ऐसे रजिस्टर्स, रिकॉर्ड और मस्टर रोल्स को जो कि जिस मैनर में प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं। देखिए, ये हम पहले जो प्रीवियस सेक्शंस में देख चुके हैं कि जो इंस्पेक्टर है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। उससे पहले हमने देखा कि कुछ रजिस्टर्स मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड, क्रश फैसिलिटी से रिलेटेड रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पर उन्हीं रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हर एम्प्लॉयर को ऐसे रजिस्टर प्रिपेयर करने पड़ेंगे और मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट बाय एम्प्लॉयर। मतलब यहाँ क्या हुआ कि मान लीजिए एम्प्लॉयर है कोई, वो इस एक्ट के किसी प्रोविज़न को वायलेट करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके लिए क्या कोई पनिशमेंट है या क्या है, उसके बारे में सेक्शन 21 में बात की गई है। सेक्शन 21 का सब क्लॉज 1 देखेंगे। इसमें कहा गया है कि इफ़ एनी एम्प्लॉयर फेल्स टू पे एनी अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट टू अ वुमेन एंटाइटल्ड अंडर दिस एक्ट। देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉयर, मान लीजिए कोई वुमेन एम्प्लॉई है और वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है और वहाँ पर अगर उस अमाउंट के लिए वो इंटाइटल्ड है और अगर वहाँ पर एम्प्लॉयर उसे वो अमाउंट नहीं देता या ही फेल्स टू पे, वो फेल हो जाता है उसे पे करने में, तब क्या होगा। पहली कंडीशन ये बात कही गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, और डिस्चार्जेस और डिसमिसेस सच वुमेन ड्यूरिंग ऑन अकाउंट ऑफ हर एब्सेंस फ्रॉम वर्क। मतलब कि अगर उसे वो डिस्चार्ज कर देता है या डिसमिस कर देता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मैटरनिटी पीरियड में मैटरनल लीव में थी और उस एब्सेंस की वजह से उसे वो डिसमिस कर देता है या डिस्चार्ज कर देता है, तो क्या होगा, वहाँ पर क्या हो सकता है कि ऐसा एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स। मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयर को कम से कम 3 महीने की जेल होगी और ये जेल अधिकतम 1 साल की हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी मैटरनिटी बेनिफिट या अमाउंट को पे करने में फेल होता है या मैटरनल लीव के टाइम पर मैटरनिटी बेनिफिट को जब अवेल कर रही है कोई वुमेन एम्प्लॉई, उस टाइम पर सिर्फ उसकी एब्सेंस की वजह से उसको डिस्चार्ज या डिसमिस कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस एम्प्लॉयर के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है जो कि सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 में कहा है कि ऐसे एम्प्लॉयर को पनिशमेंट दी जाएगी जो 3 महीने से कम की नहीं होगी और 1 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, उस पर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है और वो फ़ाइन का जो अमाउंट है वो 2000 से कम नहीं होगा लेकिन 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 2000 से 5000 के बीच का उस पर फ़ाइन भी लग सकता है। दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके बाद एक प्रोवाइज़ो है इसमें। देखिए, यहाँ पर ये बात कही गई है कि 3 महीने की कम से कम पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइज़ो में 3 महीने से कम पनिशमेंट का भी प्रोविज़न रखा गया है। प्रोवाइज़ो सेज that the court may for sufficient reasons to be recorded in writing impose a sentence of imprisonment for a lesser term of fine only in lieu of a imprisonment। मतलब कि यहाँ पर ये बात कही गई है कि मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है उसने इसका अपना कोई ठोस आधार दिया, किस चीज़ का, डिसमिसल, डिस्चार्ज का या फिर नॉन पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट का, उसने कोई एक ग्राउंड दिया, ठीक है, और वो ग्राउंड पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक रीज़नेबल लगा कोर्ट को, तो कोर्ट क्या कर सकता है, या तो उस पर लेसर पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है, ठीक है, 3 महीने से भी कम, या फिर
इम्प्रिजनमेंट की जगह सिर्फ उसको उस पर फाइन चार्ज कर सकता है, ठीक है। ये बात प्रोवाइजो में कही गई है। तो बेसिकली अगर आप देखिए सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट व्हाट विल हैपन टू द एम्प्लॉयर व्हेन ही विल फेल टू कॉम्प्लाई द सेक्शंस रिलेटेड टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ओके। या ही व्हेन ही विल फेल टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और ही विल फेल टू or he will or he or the type the punishment या the imprisonment period or the fine when he basically he basically dismisses or discharges the woman employee while she was absent or while during the period when she was availing the maternity benefit period, okay। तो इसके बाद इसका सब क्लॉज 2 देखते हैं। सब क्लॉज 2 सेज इफ़ एनी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर ही शैल इफ नो अदर पेनाल्टीज एल्सवेयर प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस एक्ट फॉर सच कॉन्ट्रावेंशन बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और विद बोथ। देखिए हमने 1 में क्या पढ़ा, 1 में हमने ये चीज़ देखी कि उसको 2 कंडीशंस में पनिशमेंट की बात की गई है। सब क्लॉज 1 की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 21 में। पहला, जब वो डिसमिस या डिस्चार्ज कर देता है मैटरनल लीव के में एब्सेंस की वजह से, और दूसरा जब उसे पेमेंट करने में वो फेल हो जाता है मैटरनिटी बेनिफिट के। यहाँ पर सब क्लॉज 2 में बात कही गई है कि मान लीजिए वो किसी और प्रोविज़न का, इनके अलावा वो किसी एक्ट में दिए गए किसी और भी प्रोविज़न का एम्प्लॉयर वायलेशन करता है। उस वायलेशन की कंडीशन में क्या होगा, जिसके बारे में पेनल्टी इस एक्ट में कहीं भी नहीं दी गई है। मतलब इन 2 केसेस के अलावा मान लीजिए एक्ट में कुछ वो ऐसा प्रोविज़न को वायलेट करता है जिससे रिलेटेड मतलब कि उस वायलेशन से रिलेटेड उस एम्प्लॉयर पे पेनल्टी का कहीं भी प्रोविज़न नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ सब क्लॉज 2 के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। और सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि ऐसे पर्सन को 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और उस पर 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है, सॉरी उसको, हाँ ठीक है। उसके बाद इसका एक प्रोवाइजो भी दिया हुआ है। प्रोवाइजो सेज प्रोवाइडेड दैट वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज ऑफ एनी प्रोविजन रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट और रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ एनी अदर अमाउंट एंड सच मैटरनिटी बेनिफिट और अमाउंट हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन रिकवर्ड, ठीक, द कोर्ट शैल इन एडिशन रिकवर सच मैटरनिटी बेनिफिट और अमाउंट एज इफ इट वर अ फाइन एंड पे द सेम टू द पर्सन इंटाइटल्ड देयर टू। मतलब कि यहाँ पर बात कही गई है कि मान लीजिए कि उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया एम्प्लॉयर ने, ठीक है, पेमेंट को लेकर, और उस पेमेंट को या किसी और अमाउंट को लेकर, मान लीजिए मेडिकल बोनस को लेकर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, नहीं दिया, उसको मैटरनिटी बेनिफिट का पेमेंट नहीं दिया या मेडिकल बोनस का पेमेंट नहीं दिया और वो रिकवर नहीं हुआ है, ठीक, तो कोर्ट क्या कर सकता है, मैटरनिटी बेनिफिट के अलावा उस पर जो है एक फ़ाइन लगा सकता है और उस फाइन को उसको मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट की तरह पे किया जाएगा वुमेन एम्प्लॉई को, ठीक है। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर को पावर मिली हुई है, जैसा कि हमने देखा ऊपर सेक्शन 17 के आसपास। तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं इंस्पेक्टर की, उन पावर्स एंड ड्यूटीज़ में अगर कोई उसकी उन पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तब क्या होगा, ये बात इसके बारे में सेक्शन 22 डिस्क्राइब करता है। सेक्शन 22 टॉक्स अबाउट whoever fails to produce on demand by inspector register or document in his custody kept in the pursuance of this act or the rules made thereunder। देखिए पहली चीज़ आपको पता है कि जो एक इंस्पेक्टर होता है, इस एक्ट के अंडर में जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी रजिस्टर या डॉक्यूमेंट को जिसे कि मेंटेन करना है और प्रिपेयर करना है एम्प्लॉयर को या किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयर के अंडर, तो वो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट को या किसी भी रजिस्टर को वो प्रोड्यूस करवा सकता है, अपने सामने मंगा सकता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कोई इंस्पेक्टर उसको मंगाता है, ठीक है, और उसे वो रजिस्टर या डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है, ठीक, या फिर हमने पहले एक और चीज़ पढ़ी थी इंस्पेक्टर की पावर में, उसमें यह था कि अगर कोई पर्सन वो किसी प्रमाइसिस में जाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट किसी इस्टेब्लिशमेंट में जाता है, वहाँ पर उसे कोई पर्सन वहाँ उसे लगता है कि ये पर्सन उस इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, एम्प्लॉई है वहाँ पर,
तो वो उसको एग्ज़ामिन कर सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 22 में दो बातें हैं कि मान लीजिए जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई वो डॉक्यूमेंट या रजिस्टर मंगाता है और उसे वो नहीं दिया जाता, ठीक, एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए वो ऐसे किसी पर्सन से जो कि इस्टेब्लिशमेंट में है और उसे लगता है वो एम्प्लॉय है, उससे वो एग्ज़ामिन करना चाहता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअली वहाँ पर उसे प्रिवेंट किया जाता है, उस चीज़ से उसे रोका जाता है उस पर्सन को एग्ज़ामिन करने से। तो ऐसा पर्सन जो कर रहा है ये काम, वो पनिशेबल होगा। 1 साल तक की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है ऐसे पर्सन को, और 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है ऐसे पर्सन को, ठीक है। सेक्शन 23 देखते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज़ रीड केयरफुली। सेक्शन 23 का सब क्लॉज 1 कहता है कि सेक्शन 23 बेसिकली कहता है कि किसी कॉग्निजेंस का ऑफेंस कब लिया जाएगा। कॉग्निजेंस कौन सा? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा? ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ओके। तो उसका कॉग्निजेंस कौन ले सकता है और कब लिया जा सकता है, ये बात कही गई है सेक्शन 23 में, ठीक है। सेक्शन 23 को अगर हम देखें तो इसमें यह कहा गया है कि एनी एग्रीव्ड वुमेन एन ऑफिसर बियरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 ऑफ विच सच वुमेन इज़ अ मेंबर। समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एग्रीड वुमेन जो कि किसी ट्रेड यूनियन की ऑफिस बियरर हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी वुमेन जो कि उस ट्रेड यूनियन की मेंबर हो, या फिर अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, या फिर वो मेंबर है किसकी, या फिर वो मेंबर है जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंडर में किसी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो रजिस्टर्ड है, या फिर इंस्पेक्टर खुद। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 लोग कौन कौन, किसी ट्रेड यूनियन की मेंबर, या फिर किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर, या फिर इंस्पेक्टर, ये तीनों कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग किसी भी ऑफेंस जो एक्ट के अंडर किया गया है, रिगार्डिंग एनी ऑफेंस विच इज़ कमिटेड, ओके। ऑफेंस कैसा? एक्ट के अंडर जो ऑफेंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक। और किस कोर्ट में? इन एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन, किसी भी कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट में जिसका ज्यूरिस्डिक्शन हो इस केस से रिलेटेड। एंड नो सच कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। देखिए यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड भी दिया हुआ है कि जब ऑफेंस हुआ है उसके 1 साल के अंदर ही इन 3 लोगों के पास राइट होगा कि उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकें, ठीक है। सब क्लॉज 2 सेज नो कोर्ट inferior to that of a metropolitan magistrate or magistrate of the first class shall try any offence under this act। कंपिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन की बात की गई। अब यहाँ पर बात आई कि कौन से कोर्ट होंगे जो इस एक्ट के अंडर आने वाले ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं, वो ट्रायल ले सकते हैं। तो कौन से? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से नीचे का कोई भी कोर्ट इस एक्ट के अंडर आने वाले किसी भी ऑफेंस या किसी भी कंडक्ट को ट्राई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पावर किसको मिली हुई है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या उनसे ऊपर के कोर्ट्स को, ओके। लेट्स सी सेक्शन 24। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। देखिए मान लीजिए किसी ने किसी एक्ट के परसुएंस में कोई काम किया है और वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो क्या उसके अगेंस्ट ट्रायल हो सकता है? इसी बारे में सेक्शन 24 कह रहा है। इट सेज नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or any rule or made or order made thereunder। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, या तो ना तो सूट ना प्रोसिक्यूशन ना ही लीगल प्रोसीडिंग लाए करती है किसके अगेंस्ट? किसी भी एनी पर्सन के अगेंस्ट जिसने गुड फेथ में या उसकी इंटेंशन इस एक्ट के अंडर ही या इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही किसी कार्य को करने की थी। ऐसे किसी भी पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने गुड फेथ में या जिसने एक्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ काम करने की कोशिश की और उससे मिस्टेक हुई, तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग नहीं फाइल हो सकती, ओके। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है और ये कहा गया है कि अगर इसको ज़रूरी लगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के अंडर आने वाले किसी भी प्रोविज़न के एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब कि इस एक्ट के अंडर आने वाले
कोई भी प्रोविज़न को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कि इसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, तो वो उस पर्पज़ से स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट इज़ कंपेल्ड टू फॉलो द डायरेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट को वो डायरेक्शंस फॉलो करने ही होंगे। इसके बाद सेक्शन 26 देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट पावर टू एग्जेम्प्ट इस्टेब्लिशमेंट्स। ये पावर टू एग्जेम्प्ट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर क्या है? इफ़ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट having regard to an establishment or a class of establishment providing for the grant of benefits which are not favorable than those provided in this act। समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है इस चीज़ को लेकर कि कोई इस्टेब्लिशमेंट या क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हैं वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो कि इस एक्ट के अंडर मिलने वाले बेनिफिट से कम फेवरेबल नहीं है। यानी कि मान लीजिए मैटरनिटी बेनिफिट्स में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई इस्टेब्लिशमेंट है, क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स है, वो बिना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को फॉलो किए हुए वो खुद से ही कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हैं वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो कि मैटरनिटी बेनिफिट में दिए जाने वाले बेनिफिट से कम नहीं हैं। तो कोर्ट ने ये बात कही है कि ऐसे केसेस में उन इस्टेब्लिशमेंट को सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, उसे नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कंडीशंस और स्पेसिफिक और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको उनके सब्जेक्शन के अंडर, यानी कि कोर्ट क्या करेगा, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट को एक्सक्लूड कर सकता है। मतलब एक्सक्लूड किससे कर सकता है कि उन पर मैटरनिटी बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा। अगर इन शॉर्ट इसको सरल भाषा में समझें, यहाँ पर ये बात कही गई है कि मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है कि वो मैटरनिटी बेनिफिट अगर ना भी उन पे अप्लाई किया जाए तो वो वुमेन एम्प्लॉयज़ को इतनी फैसिलिटीज़ देता है जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मिलने वाली फैसिलिटीज़ से कम नहीं है। तो यहाँ पर तो वैसे ही इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ऐसे इस्टेब्लिशमेंट पर कुछ कंडीशंस के साथ उन पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई नहीं कर सकती या एक्सक्लूड कर सकती है एप्लीकेशन से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेसिकली ये है कि देखिए, अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उन्हें अमाउंट मिल रहा है, प्लस वो कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट भी इतना कुछ कर रही है, तो एम्प्लॉयर पर फिर डबल बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही उसे वुमेन एम्प्लॉय को इतना दिया जा रहा है कि उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एप्लीकेशन को उस इस्टेब्लिशमेंट या क्लास ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से एक्सक्लूड किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 26 कहता है, ठीक है। हाँ, इसका मिसयूज़ ना हो इस चीज़ के लिए कि शुरुआत में दे दिया जाए, बाद में जब एप्लीकेशन हटा दिया जाता है तो फिर उसको मिसयूज़ किया जाए, वो सब सारी बेनिफिट्स ख़त्म कर दिए जाएँ। इसके लिए क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। इसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू करेगी एक्सक्लूज़न के लिए, उसमें कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है, ठीक है। सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ लॉज एंड एग्रीमेंट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। मतलब कि मान लीजिए कोई एग्रीमेंट और लॉ है, कोई एग्रीमेंट है या लॉ है और वो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, वही चीज़ें हैं लेकिन वो इनकंसिस्टेंट, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? बेसिकली अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो वो इनवैलिड हो जाएंगे, अनलॉफुल हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे, क्योंकि आप अगर और दूसरी भाषा में कहें तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उन पर प्रिवेल करेगा। ऐसा कोई भी लॉ या एग्रीमेंट अगर होता है जिससे मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजंस फॉलो नहीं होते हैं, तो वो लॉ या एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, उस पर मैटरनिटी बेनिफिट प्रिवेल करेगा, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उन पर प्रिवेल कर जाएगा। यही बात सेक्शन 27 के क्लॉज 1 में कही गई है, ठीक है। इसका एक प्रोवाइज़ो है जिसमें ये बात कही गई है कि मान लीजिए कोई ऐसा अवार्ड, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कुछ भी होता है जिसमें जो वुमेन एम्प्लॉई है उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मैटरनिटी बेनिफिट से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मिलने वाले बेनिफिट से भी ज़्यादा अच्छे हैं, तब क्या होगा? उस कंडीशन में उसको वो जो फेवरेबल बेनिफिट्स हैं, जो ज़्यादा उसको फेवरेबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको कंटिन्यू रहने दिया जाएगा, ठीक है। उस पर फिर उनको अफेक्ट नहीं हो, उनको ये सब क्लॉज 1 अफेक्ट नहीं करेगा, उन पर फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट प्रिवेल नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनको तो और ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना वुमेन एम्प्लॉय को, तो वहाँ पर फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या उसी जो है एग्रीमेंट को रहने दिया जाएगा। सब क्लॉज 2 इसमें कहता है नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट टू प्रिक्लूड अ वुमन फ्रॉम एंटरिंग इनटू एक्ट। हाँ, यहाँ पर बस इसमें एक बात और कही गई है कि मान लीजिए कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाइड है, लेकिन अगर कोई वुमेन किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या किसी एग्रीमेंट को करना चाहती है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से मिलने वाले प्रिविलेजेस से भी ज़्यादा प्रिविलेजेस देते हैं, तो वहाँ पर ये एक्ट उसको ऐसा एग्रीमेंट करने से नहीं रोकता है। वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन नहीं माना जाएगा। यानी कि जहाँ पर वुमेन एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, वहाँ पर वुमेन एम्प्लॉय को वो एग्रीमेंट करने का राइट है, ठीक है, और वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उसको प्रिवेल नहीं करेगा। एक केस आया था, द केस नेम वाज उर्मिला मसीह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अनदर। इस केस में बेसिकली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था मैटरनिटी लीव को। मतलब इसमें क्या हुआ था कि जो थर्ड चाइल्ड हुआ था और थर्ड चाइल्ड के बेसिस पर, ठीक है, एक रूल था उत्तराखंड गवर्नमेंट का कि अगर किसी को थर्ड चाइल्ड होता है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोर्ट ने क्या किया, इस रूल को स्ट्राइक डाउन किया, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि ये रूल जो है, जैसा कि आप जानते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अगर तीसरा चाइल्ड होता है, तीसरा बेबी होता है, तो उसमें 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है और सारी डेली वेजेस के बेसिस पे अमाउंट मिलता है, डेली वेजेस मिलते हैं उसको। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, उत्तराखंड गवर्नमेंट का रूल आया कि तीसरे बच्चे होने पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो वही बात आई यहाँ पर कि जो कि हमने पढ़ा था सब क्लॉज 1 में, कि क्या यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन हो गया, यहाँ पर वायलेशन हो गया, सब क्लॉज यहाँ पर वायलेशन हो गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का। अब ये तो हार्मफुल वायलेशन है ना, तो ऐसे वायलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। इस केस को आप अच्छे से पूरे केस को रीड आउट कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें आगे तो पावर टू मेक रूल्स की बात करें, पावर टू मेक रूल्स किस में है, इट इज़ इन सेक्शन 28। तो किसके पास पावर है रूल मेकिंग की, सेक्शन 28 का सब क्लॉज 1 सेज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब इसमें बस यही बात कही गई है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल मेकिंग कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, अमेंडमेंट में दिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 69 ऑफ 1951, देखिए 39 and 30 is not too much important, so we can leave it. So thus this act, all the provisions of this act have been discussed, and as we know, the most important section of this act is section 5, section 3, section 2, and plus in the sections related to inspector, ठीक है। All the sections related to inspector, his services, his responsibilities, his duties, his powers. This is the important section for short questions. Section 5 is most important for long question, इससे क्वेश्चन आता ही है। सेक्शन 5 को हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उनको देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन, थैंक यू।